हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, जिसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कहते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको दो चैप्टर पढ़ने हैं, सेट थ्योरी एंड रिलेशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉसेट एंड लैटिसेस। तो आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है और आज का जो लेक्चर है वो एकदम बेसिक लेक्चर है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सेट क्या होता है, स्टैंडर्ड सेट कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार कोर्स की डिटेल बता देता हूं कि अगर आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक को गेटवे क्लासेस ऐप पर पढ़ते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, यहां पर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जिसमें मैं 100% सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा। सभी वीडियो लेक्चर्स के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी, यूनिट वाइज आपको पीवाईक्यू का सेट मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके कोर्स की, तो इसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका नवंबर तक, और ये सब आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस ऐप पर। गेटवे क्लासेस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो गेटवे क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है। ठीक है ना, सेट क्या होता है। देखिए, सेट आप ऑलरेडी क्लास 11th में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना, लेकिन फिर भी हम यहां पर एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है कि व्हाट इज सेट। देखिए, बहुत आसान होता है सेट। ध्यान से समझिए सेट क्या है। पहले डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए, डेफिनेशन क्या है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब यहां पर जो कलेक्शन होगा वो कैसा होगा? वेल डिफाइंड होगा। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मीनिंग होता है, इस मीनिंग को जरा एक बार समझ लेते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी कि ऐसा कलेक्शन, ध्यान दीजिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, यहां पर जरा ध्यान से समझिए। कलेक्शन डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, यानी कि ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करेगा, ऐसे कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं। इस एग्जांपल को आप देखिए। यहां पर देखिए क्या एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। यानी कि मान लीजिए मैंने यहां पर क्लास में स्टूडेंट से पूछा, क्या पूछा कि आप मुझे क्या बताओ, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर बताओ जो कि लेस देन 10 हो। तो देखिए, पूरी क्लास के स्टूडेंट का आंसर यहां पर क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर क्लास के स्टूडेंट ऑड नेचुरल नंबर जानते हैं तो सबका आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। सभी स्टूडेंट आंसर क्या देंगे? चाहे किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए, मैंने यहां पर 3 स्टूडेंट के नाम लिख दिया है रैंडम, लेकिन किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए वो सबका आंसर सेम रहेगा। सबको मालूम है, क्या मालूम है कि ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? लेस देन 10। तो देखिए, सबका आंसर सेम रहेगा, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, सब यही आंसर देंगे। इसका मतलब यहां पर जो आंसर है वो चेंज नहीं हो रहा है, कलेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन कैसा है? सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर इट इज अ सेट। ये कलेक्शन कैसा है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है और हम इसको सेट कह सकते हैं। तो किसी भी कलेक्शन को सेट तभी कहा जाएगा जब वो कलेक्शन कैसा हो? वेल डिफाइंड हो। और वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसा होता है? जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, चेंज ना हो। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा एक ही एग्जाम्पल से। तो इसको समझना बहुत आसान है। आप कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसका सबका आंसर सेम है तो इसका मतलब वो क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। अब अगर कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो हो गया वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग कि कलेक्शन डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। अब यहां पर समझिए कि नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, अगर कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या उसको सेट नहीं कहेंगे? उसको सेट नहीं कहेंगे। ठीक है ना। नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब कलेक्शन कैन चेंज पर्सन टू पर्सन, ऐसा कलेक्शन जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। अब इसका एग्जांपल देखिए, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया। आप बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हैं अपने मन में, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जहां पर आंसर पर्सन टू पर्सन क्या करेगा? वेरी करेगा। और ऐसे भी बहुत एग्जांपल है जहां पर आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। जैसे यहां पर अगेन एक क्वेश्चन पूछा कि द कलेक्शन ऑफ टॉप 3 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, है ना भाई, दुनिया के 3 टॉप 3 बैट्समैन बताने हैं। तो इसमें अगर मैं क्लास में ये क्वेश्चन पूछूं तो सबके आंसर अलग अलग होंगे। क्यों होंगे सबके आंसर अलग अलग? क्योंकि देखिए, टॉप 3 बैट्समैन सभी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या होंगे? अलग अलग होंगे, क्योंकि यहां पर कोई कंडीशन तो बता ही नहीं।
तो सबके आंसर यहाँ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब मान लीजिए यहीं पर मैं क्वेश्चन चेंज करूं और अब पूछा स्टूडेंट से पूछूं कि आप मुझे टॉप 3 एक्टर बताइए बॉलीवुड के, तो उसमें भी सबके आंसर अलग अलग होंगे, है ना। मैं अगर पूछूं कि 3 डेंजरस एनिमल बताइए वर्ल्ड के, तो उसमें भी सबके आंसर अलग अलग होंगे। यानी कि जहां पर आंसर वेरी कर रहा है वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा, और ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं कहते हैं। तो देखिए यहां पर भी क्या है, टॉप 3 बैट्समैन की बात की, तो यहां पर मान लीजिए जैसे मैंने यहां पर 3 स्टूडेंट के नाम लिए, तो यहां पर मैं अगर 3 स्टूडेंट से पूछूंगा तो जनरली तीनों के आंसर अलग अलग होंगे। अगर वो सेम हो भी जाए तो वो बाई चांस है। अब देखो जैसे यहां पर है, अब ये तीनों स्टूडेंट इंडिया के हैं, तो इन्होंने देखो ज्यादातर इंडिया वालों के नाम लिए, लेकिन अगर यही ऑस्ट्रेलिया में जाके पूछेंगे तो वहां पर हो सकता है कि उनका बिल्कुल वेरी करे, वो ऑस्ट्रेलिया वालों के ज्यादा नाम लेंगे, है ना। पाकिस्तान में पूछेंगे तो पाकिस्तान वाले अपने यहाँ वालों के ज्यादा नाम लेंगे। तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो जो कलेक्शन वेल डिफाइंड ना हो उसको हम सेट नहीं कहते हैं, ठीक है ना। देखिए वही लिखा है, सो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। तो ये सेट नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको सेट का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सेट। क्लियर है। तो देखिए यहां पर मैंने नोट करके लिखा कि एवरी सेट इज अ कलेक्शन। जितने भी सेट होते हैं वो सब कलेक्शन तो हैं, बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। लेकिन सभी कलेक्शन सेट नहीं होते हैं। जैसे यहां पर फिर से एक एग्जांपल लिखा कि ग्रुप ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इज अ कलेक्शन बट इट इज नॉट अ सेट। तो यहां से आपको सेट का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बहुत सारे क्वेश्चन अपने मन में सोच सकते हैं जिनका आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, और ऐसे भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सोच सकते हैं जहां पर आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। तो जहां पर आंसर चेंज नहीं होगा वो कलेक्शन सेट कहलाएगा, और जहां पर आंसर चेंज हो जाएगा वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। तो ये होता है सेट। तो मेरे ख्याल से सेट का मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा देखते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, देखते हैं कि सेट क्या है। देखिए सेट को यहां पर मैंने एक सेट का एग्जांपल लिखा। देखिए अभी मैं केवल सेट का आपको थोड़ा सा मीनिंग बता रहा हूं, इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो हम वहां पर पढ़ेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मेनली 2 मेथड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे तो 3 मेथड होते हैं, लेकिन मेनली 2 मेथड से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए ये हमारे पास एक मान लीजिए सेट है A इक्वल टू, अब यहां पर कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, AEIOU, है ना। ये एक सेट है किसका, वॉवल्स का सेट है। देखिए ये सेट है क्यों, क्योंकि इसमें वॉवल्स लिखे हैं। तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि भाई एक वॉवल्स का जो कलेक्शन है क्या वो सेट होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो सेट होगा, क्योंकि यहां पर आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा पर्सन टू पर्सन। अगर किसी से वॉवल्स पूछा जाए तो वो यही बताएगा AEIOU। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो A है, यहां पर जो A लिखा हुआ है, ये A क्या है, A इज द नेम ऑफ द सेट। A क्या है हमारे पास, नेम ऑफ द सेट है। क्लियर है। अब इसके बाद यहां पर जरा ध्यान दें, ये जो अंदर के एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स और मेंबर और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझिए, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी ये, ठीक है ना। देखिए यहां पर जो सेट होता है हमारे पास, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का। तो यहां पर आप देखो इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसका यूज किया, कैपिटल ए का यूज किया, और ये क्या है, नेम ऑफ द सेट है। अगर सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो आप उन एलिमेंट्स को इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा यहां पर लिखा है, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। मतलब अगर सेट के अंदर के एलिमेंट्स आपको वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं तो आप स्मॉल अल्फाबेट का यूज करेंगे। स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल नहीं। कैपिटल किसके लिए यूज करेंगे, इसके नेम के लिए। क्लियर है। अब यहां पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, उनको जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखो ये जो स्मॉल ए लिखा है, ये स्मॉल ए इस सेट का पार्ट है। क्या है, इस सेट का पार्ट है। यानी कि स्मॉल ए इस सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो आप इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। देखिए ए बिलोंग्स टू सेट ए, जो स्मॉल ए है ये इस ए सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाएगा। ये बिलोंग्स का सिंबल होता है, ए बिलोंग्स टू, इसको कैसे रीड करेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए बिलोंग्स टू सेट ए।
क्लियर है? इसको रीड कैसे करना है, मैंने ऊपर लिख रखा, रीड कैसे करेंगे। ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये जो सिंबल है एप्सिलॉन का सिंबल है, और यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए जो है कैपिटल ए सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब मान लीजिए जैसे मैं आपसे कहूं क्या 20 सेट को बिलोंग कर रहा है, तो 20 सेट के अंदर नहीं है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, अब ध्यान दीजिए, देखिए बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, जो बी है वो इस ए सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो अब आप इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए यहां पर आप एप्सिलॉन लिखेंगे और इसको इस तरह से काट देंगे, एप्सिलॉन लिख के इसको इस तरह से क्या कर देंगे, काट देंगे, तो ये क्या हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अगर कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, और अगर कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग नहीं करता है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये सब चीज आपको मैं जानता हूं कि ऑलरेडी पहले से आती होंगी, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं जिससे आगे चल के टॉपिक को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि देखिए जो सब्जेक्ट है आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, इसमें सेट का बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ रहे हैं, सेट पढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब हम आगे चलते हैं और कुछ स्टैंडर्ड सेट की बात करते हैं। देखिए अब यहां पर मैंने क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड सेट लिखे हुए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सेट आगे चल के बार बार आपके सब्जेक्ट में आते रहेंगे। कौन कौन से सेट है, नाउ सम स्टैंडर्ड सेट। सबसे पहले कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसके अंदर सभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं, यानी कि अगर हम इसको मैं लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, n इक्वल टू n इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं, 1 2 3 4 और अप टू इंफिनिटी। ये क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर है? W सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, W इक्वल टू होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 और इस तरह से ये चलते जाए। क्लियर है? उसके बाद सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अगर मैं मान लीजिए इंटीजर का भी सेट लिखता हूं, अब देखो ध्यान रखना, नेचुरल सेट को, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है, होल नंबर का जो सेट होता है वो कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर का जो सेट होता है उसको या तो कैपिटल Z या कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर मैं अगर इंटीजर का सेट लिखूं तो देखो कैसे लिखेंगे। अब इंटीजर, देखिए इंटीजर तो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होंगे, है ना, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होंगे और प्लस इंफिनिटी तक चलेंगे इस तरह से। ये क्या हो गया, इंटीजर नंबर का सेट हो गया। तो इस तरह से हम सभी नंबर के सेट लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, जैसे ये अभी तक जो मैंने सेट लिखे हैं, ये सेट कैसे है, ये डिस्क्रीट सेट है। देखो डिस्क्रीट क्यों है, ये डिस्क्रीट इसलिए है क्योंकि देखो नेचुरल नंबर में देखो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है। अब 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर और भी होंगे, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, लेकिन उनको मैं नहीं लिख रहा हूं। तो यानी कि ये सेट कैसा है, ये डिस्क्रीट सेट है, और हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो भी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है। क्लियर है ना? इसमें हम क्या पढ़ेंगे एक्चुअल में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्या होता है, जो आपका नंबर हो या कुछ भी हो वो कंटिन्यूटी में नहीं होगा, डिस्क्रीट होगा। तो ये एक्चुअल में क्या, डिस्क्रीट सेट है। तो धीरे धीरे आपको जो सब्जेक्ट है आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, उसका मीनिंग समझ में आने लग जाएगा जब हम पढ़ना शुरू कर देंगे। क्लियर है? तो यहां पर ये जो सेट है हमारे पास कैसा सेट है, डिस्क्रीट सेट है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि हम जो पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट का नाम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक क्यों है। अब देखो आगे आएगा सेट ऑफ रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर के सेट को क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर, और सी क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं जिनका हम आगे चल करके क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा, देखिए इन सेट के बारे में, ये सेट आपको धीरे धीरे अभी सब पता चल जाएंगे। क्लियर है? अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, क्योंकि देखिए यहां पर आपको सारे नंबर पता होने चाहिए। ये एकदम बेसिक बात, बेसिक है कि आपको सारे नंबर के बारे में मालूम होना चाहिए। आपने क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक जितने भी नंबर आज तक पढ़े हैं वो सारे नंबर मैं आपको यहां पर 5 से 10 मिनट में रिवाइज करा देता हूं कि आपने आज तक कितने नंबर पढ़े हैं। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। किसकी बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करके बनता है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें होती है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। देखिए तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या होता है, रियल नंबर भी होता है, रियल नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजिनरी नंबर भी होता है, इमेजिनरी नंबर, है ना। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। मुझे मालूम है, आप सबको मालूम है कि इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। देखिए इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर जो रूट में आते हैं और निगेटिव होते हैं, जैसे अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -2, अंडर रूट ऑफ -3, है ना। ये सब नंबर कैसे होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। यानी कि अगर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, जो नंबर इमेजिनरी नहीं है, दुनिया के सारे नंबर जो इमेजिनरी नहीं है वो सब रियल नंबर होंगे। कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। तो यहां पर एक चीज ध्यान से समझ लीजिए कि ये इमेजिनरी नंबर है, अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -2, अंडर रूट ऑफ -3, अंडर रूट ऑफ -4, ये सब क्या है, इमेजिनरी है। इसके अलावा दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो सब नंबर कैसे हैं, रियल नंबर है। अब रियल नंबर जो है ये एक हमारा बड़ा सेट है ना। यहां पर देखो लिखा भी है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। तो अब इस रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं उनकी जरा हम बात कर लेते हैं। तो यहां से जरा ध्यान से समझिए, यहां पर मैं सारे नंबर आपको एक साथ बता दूंगा जो आपने अभी तक पढ़े हैं क्लास 12 तक। अब यहां पर ध्यान से समझिए, रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। क्लियर हो गया। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं या तो कैपिटल टी से या फिर क्यू आई से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर को हम डिटेल में बात करेंगे, पहले इरेशनल नंबर को बात कर लेते हैं। इरेशनल नंबर क्या है। देखिए इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ना तो कभी टर्मिनेट होते हैं और ना ही कभी रिपीट होते हैं। ध्यान से समझिए क्या मतलब है। यहां पर देखिए इरेशनल नंबर, पहले इरेशनल नंबर को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर देखो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर जो ना तो कभी टर्मिनेट होंगे और ना ही कभी रिपीट होंगे, ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। अब आगे देखो, these are the real number which cannot be expressed in the form of p upon q। ये तो होगी डेफिनेशन कि ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। और मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये अच्छे से आता होगा, क्योंकि ये जो रेशनल और इरेशनल नंबर है ये आप क्लास 6 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और क्लास 6 से लेकर के 10 तक कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं हर साल, है ना। तो ऐसे नंबर जिनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। और एक चीज याद रखना, यहां पर p और q जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पाई। पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप पाई की वैल्यू को लिखने जाएंगे ना तो पूरी वैल्यू कभी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो ना तो कभी टर्मिनेट होती है और ना ही कभी रिपीट होती है। तो पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और जब आप छोटी क्लास में होंगे 6 to 10 तक, तो वहां पर आपके एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार ये क्वेश्चन आया होगा कि पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो पाई कैसा नंबर होता है, इरेशनल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये ना तो कभी टर्मिनेट होता है ना ही कभी रिपीट होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो यहां पर देखिए रूट में आने वाले जितने भी नंबर होते हैं, √2, √3, √5, देखिए √4 नहीं होगा क्योंकि √4 की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, है ना। जिनका एग्जैक्ट रूट नहीं होता, √2, √3, √5, √6, और यहां पर लिखते चले जाओ। जिनका भी परफेक्ट रूट नहीं है वो सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। क्यों होते हैं इरेशनल, मैं आपको बताता हूं क्यों होते हैं इरेशनल। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर √2 है, आप सभी स्टूडेंट को जो मुझे लगता है रूट कैलकुलेट करना आता होगा, क्योंकि रूट कैलकुलेट करना आपको सिखाया जाता है 7th क्लास में और 6th क्लास में। तो रूट कैलकुलेट करना सभी स्टूडेंट को आता है। अगर आप 2 का रूट कैलकुलेट करेंगे तो √2 का कभी भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ना तो कभी टर्मिनेट होगा और ना ही कभी रिपीट होगा, यानी कि चलता ही जाएगा। आप निकालते जाओ ये चलता जाएगा, कभी नहीं खत्म होगा। तो इसलिए जितने भी नंबर रूट में आते हैं वो ना तो कभी टर्मिनेट होते हैं ना वो कभी रिपीट होते हैं, इसलिए उन सबको क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर कहा जाता है।
क्लियर हो गई मेरी बात। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट को डेफिनेशन से कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आपने कहा कि हम इनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर लिख तो सकते हैं, √2/1 लिख देंगे, क्योंकि 1 से तो हम किसी नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो हो गया P अपॉन Q की फॉर्म में। लेकिन बेटा ये गलत है। देखिए गलत क्यों है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में साफ साफ कहा गया है कि P और Q जो होने चाहिए वो इंटीजर होने चाहिए, और यहां पर 1 तो इंटीजर है लेकिन √2 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये गलत लिखा गया है। तो इसीलिए इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नंबर ना तो कभी रिपीट होंगे ना टर्मिनेट होंगे, तो आप इनको कैसे लिख पाओगे P अपॉन Q की फॉर्म में, नहीं लिख सकते। क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 0.1 है, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना, तो यहां से पॉइंट को हटा के 1/10 लिख देंगे, हो गया P अपॉन Q की फॉर्म में। लेकिन जब ये नंबर कभी टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो इनको तो लिख ही नहीं सकते। तो ये कैसे नंबर हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो मेरे ख्याल से आपको इरेशनल नंबर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं। तो ये तो हमारा इरेशनल नंबर की बात होगी जो आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं Q से। अब ये रेशनल नंबर बहुत बड़ा सेट है। अब ये रेशनल नंबर, इस रेशनल नंबर के भी अंदर दो टाइप के नंबर आते हैं। एक आते हैं फ्रैक्शनल नंबर जिनको हम डेसिमल नंबर भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं इंटीजर। अब यहां पर जरा बात समझिए, रेशनल नंबर के अंदर दो टाइप के नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में आएंगे या पॉइंट में आएंगे, है ना। फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन होगा तो सीधी सी बात है पॉइंट तो अपना आप ही बन जाएगा। तो फ्रैक्शनल नंबर और इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, जो पूरे पूरे नंबर होते हैं। तो इंटीजर आप सब जानते हैं, है ना, कंप्लीट नंबर। और यहां पर क्या होगा, डेसिमल वाला नंबर आएगा, फ्रैक्शनल नंबर आएगा। तो पहले हम फ्रैक्शनल नंबर की बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इंटीजर की। देखिए जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग वाले और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाले। अब देखो टर्मिनेटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा 5/2, आप इसको डिवाइड करिए, इसका आंसर 2.5 आ जाएगा, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसके आगे कोई डिजिट नहीं आएगी। तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल के, जैसे यहां पर मैं एग्जांपल लिखूं 22/7, है ना, 10/3, आप लिखते चले जाइए। तो देखो ये कैसे हैं, ये ना तो कभी टर्मिनेट होंगे, हाँ, लेकिन रिपीट होंगे। ये कैसे हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, याद रखना, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब यहां पर देखो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है कि जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर में पाई आता है, इरेशनल नंबर में क्या आता है, पाई, लेकिन पाई की वैल्यू होती है 22/7, और 22/7 इरेशनल नंबर नहीं होता। ये कैसा नंबर होता है, रेशनल होता है। देखो इधर जितने भी नंबर है सब रेशनल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग यानी कि 22/7 कैसा नंबर है, रेशनल। अब ऐसा क्यों है, देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में जो हम पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। एग्जैक्ट वैल्यू तो हम यूज करते ही नहीं है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट वैल्यू यूज करेंगे तो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम पाई की वैल्यू को 22/7 लेते हैं, जबकि 22/7 जो होता है ये आपका कैसा नंबर है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग है, मतलब ये रेशनल नंबर है। देखिए एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए, दुनिया के जितने भी फ्रैक्शन होते हैं, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो सब रेशनल नंबर है। कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है। क्लियर हो गया। तो ये कैसे नंबर है, रेशनल नंबर, 22/7, 10/3। अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये रिपीट हो जाएंगे। देखो 10/3 को डिवाइड करो, रिपीट हो जाएगा नंबर। 22/7 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 5 या 6 डिजिट के बाद जाके रिपीट होना शुरू कर देगा। स्टार्टिंग में रिपीट नहीं होगा, स्टार्टिंग में रिपीट नहीं होगा, लेकिन 5-6 डिजिट के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये तो हो गया बात फ्रैक्शनल नंबर की। अब बात करते हैं इंटीजर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटीजर, अगर हम बात करें इंटीजर के, तो इंटीजर का जो सेट होता है उसको कैपिटल जेड या कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक तरीका तो क्लासिफाई करने का ये है कि इंटीजर दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। अब नेगेटिव इंटीजर के अंदर कौन से नंबर आएंगे, अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे। तो नेगेटिव इंटीजर्स के नंबर आएंगे -1, ध्यान दीजिए, -1, -2, -3 और डैश डैश डैश, ये -∞ तक जाएगा। तो दीज आर द नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। देखिए होल नंबर की अगर मैं बात करूं तो होल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं 0, 1, 2, 3, 4, ये सब आएंगे होल नंबर में, डैश डैश डैश। अब ये होल नंबर अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। देखिए 0 और पॉजिटिव इंटीजर, अगर इसके बाद के नंबर को आप ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव इंटीजर है,
तो हम होल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जीरो अलग कर सकते हैं और पॉजिटिव इंटीजर अलग कर सकते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता ना निगेटिव होता, ये आपको पहले से भी मालूम होगा कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो होल नंबर में दो टाइप के नंबर हो गए, एक जीरो को अलग कर दिया और बाकी जो बचे वो कैसे नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। और पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। अब ये जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर है, इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं तीन पार्ट में। देखिए कौन कौन से तीन पार्ट हैं, यहां पर जरा ध्यान दीजिए। पॉजिटिव नंबर यानी कि नेचुरल नंबर, इसमें से हम वन को अलग करेंगे, वन को अलग कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद इसको देखिए, वन को अलग कर दिया, यहां पर आ जाएगा प्राइम नंबर। क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर। आप सब जानते हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं, है ना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, या तो वन से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं, बाकी इसके अलावा किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। क्लियर है। और वन तो आप जानते ही हैं, वन है। उसके अलावा होते हैं कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर हैं, कंपोजिट नंबर। अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं तो देखिए, कंपोजिट नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे, कंपोजिट नंबर में वो सब नंबर आ जाएंगे जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो सारे कैसे होंगे, कंपोजिट होंगे, है ना। वन को और प्राइम नंबर को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। अब यहां पर इंटीजर का एक क्लासिफिकेशन और भी है। हम इंटीजर को दो और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से में, एक तो हम कह सकते हैं कि इवन इंटीजर यानी कि इवन नंबर, और दूसरा हम कह सकते हैं ऑड नंबर मतलब ऑड इंटीजर्स। और आप अच्छे जानते हैं इवन में कौन से नंबर आते हैं, इवन में आज आपके आ जाएंगे जैसे डैश डैश डैश, -2, 0, +2, डैश डैश, यानी कि 2 के टेबल वाले सारे नंबर इवन में आते हैं। और ऑड नंबर आप अच्छे जानते हैं, -3, -1, +1, +1 और +3, ये सब क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि इवन नंबर में केवल पॉजिटिव इवन नंबर होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों इवन ही होते हैं, ऑड में निगेटिव पॉजिटिव सब आते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए। अब यहां पर एक चीज जरा ध्यान से समझिए, हम बात कर रहे थे रेशनल नंबर की, ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन रेशनल नंबर का है। एक्चुअली में रेशनल नंबर होते क्या हैं, देखिए दीज आर द रियल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे सभी नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखें कि Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। अब जरा यहाँ आ जाओ, ये जितने भी नंबर इस साइड वाले हैं, इन सभी नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये मान लो, यहां पर मैं मान लेता हूं, यहां पर मैंने लिया ये फ्रैक्शनल नंबर, तो फ्रैक्शनल नंबर तो ऑलरेडी P/Q की फॉर्म में होते हैं। देखो ये भी P/Q की फॉर्म में है। जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं, कौन से डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाले डेसिमल भी P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और आपने ऐसा क्लास 9th और 10th में पढ़ा भी होगा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं उनको हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किनको नहीं कर सकते, उनको नहीं कर सकते जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो, यानी कि इनको भी यानी कि ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि आप इंटीजर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये -2 है, तो आप -2/1 लिख सकते हैं, तो ये P हो गया, ये Q हो गया। अब देखो क्या ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। क्यों, क्योंकि -2 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। कंडीशन यही तो थी कि P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, तो P और Q इंटीजर है। तो इसलिए इधर वाले ये जितने भी नंबर हैं सब कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है। अब यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चली, वो मैं लिख रहा हूं, क्या पता चली। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, देखिए अब यहां पर मैं आपको वो सेट बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर ये नेचुरल नंबर का सेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर के सेट को हम लिखते हैं n से। अब अगर मैं इस n की बात करूं तो ये नेचुरल नंबर किसका पार्ट है, होल नंबर का। इसका मतलब नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। उसके बाद देखो ये जो होल नंबर है, ये होल नंबर किसका सेट है, इंटीजर का। इसका मतलब होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। अगर मैं इस इंटीजर की बात करूं तो ये किसका पार्ट है, रेशनल नंबर का। इसका मतलब इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ Q, Q इज अ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर किसका
पार्ट है रियल नंबर का। इसका मतलब Q इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर किसका पार्ट है? रियल नंबर पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। तो इसका मतलब जो हमारे पास रियल नंबर हो गया वो सबसेट हो गया किसका? C का। तो ये जो यहां पर मैंने लिखा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन किसका सबसेट है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा रियल नंबर। इस तरह से आप अपोजिट भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरा क्या हो गया? एक ऑर्डर हो गया सेट का। तो मेरे ख्याल से यहां से आपको सभी नंबर एक साथ समझ में आ गए होंगे। अब यहां पर दो चीजें और मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या है। दो नंबर हमारे पास और यहां पर बचे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी कि ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है, ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है। तो देखिए ऐसे कौन से इंटीजर है जो पॉजिटिव नहीं है? तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं 0, जो पॉजिटिव नहीं है। 0, -1, -2, -3 और ये इंफिनिटी तक जाएगा माइनस में। अब देखो यहां पर 0 इंक्लूड हो गया, जबकि 0 जो है ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है। तो यहां पर बोला गया था कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर बताओ, यानी कि ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है। तो देखो ये सारे के सारे इंटीजर वो हैं जो पॉजिटिव नहीं है, 0 भी पॉजिटिव नहीं है। यहां पर कहा नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि ऐसे इंटीजर जो निगेटिव नहीं है। तो 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर में 0, देखो 0 दोनों जगह इंक्लूड हो गया। इसका मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर को हम होल नंबर भी कह सकते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर और होल नंबर एक ही बात है। तो यहां से अब आपको ये जो पूरे, देखिए आज तक आपने इतने नंबर पढ़े होंगे, इससे ज्यादा आपने कोई एक्स्ट्रा नंबर आज तक नहीं पढ़ा होगा। मैंने आपने जितने भी नंबर आज तक पढ़े हैं सारे नंबर एक ही बार में आपको सब बता दिए। यहां से आपका नंबर वाला जो कंफ्यूजन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको नंबर के बारे में कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप इस टेबल को देख लीजिए, यहां से नंबर का आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। क्लियर है? तो यहां पर नंबर हमारे कंप्लीट हो गया, नंबर सिस्टम। तो मैंने आज आपको तीन चीजें बताई। सेट क्या होता है, तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता उसको सेट कहते हैं, और जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है उसको सेट नहीं कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमने स्टैंडर्ड सेट मैंने आपको बताया, और उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर मैंने आपको एक ही बार में बता दिए। तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था, आपको आना चाहिए। अगर आगे ये चीजें कहीं पर भी आती हैं तो आपको इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।